नमस्ते, मैं डॉक्टर विनीता शर्मा। आज हम बात करेंगे बालक के व्यवहार का अध्ययन करने की विभिन्न विधियों के बारे में। माता के गर्भ से ही बालक का विकास वैसे तो प्रारंभ हो जाता है। विकास की इस प्रक्रिया में उसके व्यवहार और व्यक्तित्व में महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं। ये परिवर्तन सामान्य और व्यक्तिगत दोनों तरह के हो सकते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि विकास को एक विशेष अवस्था या आयु में सभी बालक एक सामान्य व्यवहार या व्यक्तित्व के गुणों का प्रदर्शन करते हुए देखे जा सकते हैं। दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल व्यक्तिगत तथा विशेष भी होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हर बालक दूसरे बालक से अपने व्यवहार और व्यक्तित्व के गुणों में हमें अलग दिखाई देता है। वक्त पर होने वाले बालक के व्यवहार और व्यक्तित्व संबंधी अलग अलग पक्षों में इस तरह के परिवर्तनों के अध्ययन के लिए मनोवैज्ञानिकों द्वारा भिन्न भिन्न विधियों का सहारा लिया गया है। इनमें से कुछ विधियां इस प्रकार हैं। यहाँ ये जान लेना अति आवश्यक है कि बाल व्यवहार के लिए किस समय किस विधि का प्रयोग करना है। इसका निर्णय बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है, जैसे किस बालक के व्यवहार का अध्ययन करना है, उसका प्रयोजन क्या है, व्यवहार अध्ययन के लिए किस प्रकार की परिस्थितियाँ तथा उपकरण उपलब्ध हैं, इत्यादि इत्यादि। मनोवैज्ञानिक हमेशा यही प्रयास करते हैं कि उनके द्वारा किया गया व्यवहार का अध्ययन ज़्यादा से ज़्यादा तर्कसम्मत हो, विज्ञानमय हो तथा वस्तुनिष्ठ हो। उसकी वैधता की परख भी भलीभांति हो सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न विधियों का अनुसरण किया जाता है, जिनके बारे में हम विस्तार से अब चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहली विधि जिसकी हम बात करेंगे वो है निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि सर्वाधिक उपयुक्त विधि मानी जाती है। अपने हर रोज़ की ज़िंदगी में बालक जिस तरह का व्यवहार करते हैं उसका उसी रूप में निरीक्षण करने के लिए उनके व्यवहार और व्यक्तित्व संबंधी गुणों से भलीभांति परिचित हुआ जा सकता है। कई बार हमें जिस प्रकार के व्यवहार या व्यक्तित्व संबंधी गुणों का विशेष रूप से पता लगाना होता है, उन व्यवहारों को गठित होने के लिए ऐसी परिस्थितियां भी पैदा की जाती हैं, जैसे किसी बालक की ईमानदारी की परीक्षा लेने के लिए जानबूझकर कोई मूल्यवान वस्तु उसके लिए छोड़ दी जाए। परिस्थितियां चाहे स्वाभाविक रूप से पैदा हों या कृत्रिम रूप से पैदा हों, उनमें किस प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से बालकों द्वारा किया जाता है, उसका निरीक्षण करके उसके व्यवहार और व्यक्तित्व का पता लगाना ही इस विधि के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस विधि के विभिन्न तरीके हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो है अनौपचारिक निरीक्षण। अनौपचारिक निरीक्षण में निरीक्षण का समय, दिन और किस चीज़ का निरीक्षण करना है इत्यादि बातों की पूर्व जानकारी बच्चों को पहले से नहीं दी जाती है। इस तरह से परीक्षण जो किया जाता है वो बिना किसी औपचारिकता के एकदम सहज और स्वाभाविक परिस्थितियों में किया जाता है। इस प्रकार बालक का स्वाभाविक और सरल व्यवहार के निरीक्षण की इसमें पूर्ण संभावना होती है। दूसरा जो निरीक्षण है वो है औपचारिक निरीक्षण। इसमें निरीक्षक पूरी तरह से औपचारिक रूप से कार्य को संपन्न करता है। इसके लिए निरीक्षणकर्ता द्वारा जिनके व्यवहार का निरीक्षण किया जाना है उन बच्चों को भी भलीभांति पहले से सूचना दी जाती है और निरीक्षण कार्य कब और कहाँ तथा किन किन बातों का निरीक्षण किया जाना है इत्यादि सभी बातें उनको पहले से बता दी जाती हैं। तीसरे तरह का जो निरीक्षण है वो असहभागी निरीक्षण कहलाता है। इस तरह के निरीक्षण में निरीक्षणकर्ता विद्यार्थियों की क्रियाओं एवं व्यवहार क्षेत्र से अपने आप को छुपा करके उनका निरीक्षण करता है। बच्चों को ये पता नहीं लगने दिया जाता कि उनके व्यवहार का किस रूप में निरीक्षण किया जा रहा है। इस कार्य के लिए
जो निरीक्षण करता है वो किसी ऐसे उपयुक्त स्थान का चुनाव करता है और निरीक्षण का कार्य करता है जिससे विद्यार्थी उसे देख नहीं पाता है। इसके लिए कई बार कोई स्क्रीन या पर्दा लगा दिया जाता है जिसमें केवल निरीक्षण करता ही बच्चों को देख सकता है, बच्चे उसे नहीं देख पाते हैं। कई बार आधुनिक उपकरणों जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग, गुप्त कैमरा, ऑडियो रिकॉर्डिंग इत्यादि का प्रबंध भी इस तरह के निरीक्षण में उपयोगी सिद्ध होता है। दूर बैठकर देखने के लिए निरीक्षणकर्ता दूरदर्शक आदि का प्रयोग भी सुविधानुसार कर सकता है। किसी भी प्रकार बालक को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि उसके व्यवहार का निरीक्षण हो रहा है। इस बात का पूरा ध्यान रखना निरीक्षणकर्ता की पूरी इसमें कोशिश रहती है। और फिर बात करते हैं सहभागी निरीक्षण की। निरीक्षणकर्ता इस प्रणाली में विद्यार्थियों के समूह का सदस्य बनाकर उनके व्यवहार एवं व्यक्तिगत गुणों की जानकारी एकत्र करने का प्रयास करता है। अब हम आगे देखते हैं कि इस निरीक्षण विधियाँ, ये जो हमने विभिन्न निरीक्षण विधियों की बात की है, इनके क्या लाभ हैं और इनके क्या नुकसान हो सकते हैं। पहले हम बात करते हैं इनके क्या लाभ हैं। निरीक्षण विधि के जो लाभ हैं उसमें मुख्य रूप से इस तरह से है। निरीक्षण विधि का संबंध बालक के वर्तमान से होता है, इसलिए पिछली बातों को याद रखने की या उनको अपनी स्मृति में रखने की कोई ज़रूरत इसमें नहीं होती है। फिर इस विधि में सीमित साधनों द्वारा बालक के व्यवहार का सरलता से अध्ययन किया जा सकता है। बालकों के द्वारा किए जाने वाले सहज एवं स्वाभाविक व्यवहार, क्रियाओं और चेष्टाओं का बड़े ही स्वाभाविक ढंग से निरीक्षण विधि द्वारा अध्ययन किया जा सकता है। एक बार निरीक्षण किए गए व्यवहार की वैसी ही परिस्थितियों में पुनः निरीक्षण करने की पूरी संभावना रहती है। और अब हम बात करते हैं इसकी हानि या इसमें जो दोष हैं इस विधि में, उनके बारे में हम बात करते हैं। निरीक्षण विधि की कौन सी हानियाँ हैं। इसमें छात्रों का व्यवहार कई बार अस्थायी होता है। वे एक ही परिस्थिति में विभिन्न व्यवहारों का प्रदर्शन कर सकते हैं। इस कारण से निरीक्षणकर्ता के लिए व्यवहार का विश्लेषण करना कठिन हो जाता है। कई बार छात्रों को जब इस बात की जानकारी होती है कि उनके व्यवहार का निरीक्षण हो रहा है तो वो अपने स्वाभाविक व्यवहार का प्रदर्शन नहीं करते हैं, वरन बनावटी और अस्वाभाविक व्यवहार का प्रदर्शन कर सकते हैं। फिर व्यक्ति की एक ही प्रकार की शारीरिक क्रिया भिन्न भिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का भी संकेत दे सकती है। उदाहरण के स्वरूप जैसे हम कह सकते हैं कि रोना, आंसू कई बार कठिनाई का तो या तकलीफ़ का तो परिचय देते ही हैं, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि खुशी में भी आंसू निकल आते हैं। ऐसी अवस्था में मानसिक स्थिति का ठीक ज्ञान प्राप्त कर पाना मुश्किल हो जाता है। फिर निरीक्षक की स्वयं को छात्र के मानसिक स्तर पर लाने में भी कई बार कठिनाई हो सकती है। ऐसे में खास तौर से जब वो निरीक्षण में छात्रों के साथ उनके समूह के सदस्य के रूप में घुल मिलकर उनके व्यवहार का निरीक्षण करने का प्रयास करता है, जो कि खास तौर से सहभागी निरीक्षण में होता है। फिर इस विधि में ये भय रहता है कि निरीक्षणकर्ता स्वयं अपने दृष्टिकोण से छात्र के व्यवहार को देखता है। पक्षपातों के प्रभाव से निरीक्षणकर्ता कभी निरीक्षण की सत्यता को प्रभावित कर देता है। अध्यापकों द्वारा परामर्शदाताओं एवं मार्गदर्शनकर्ताओं के पास में कई बार इतना समय नहीं होता कि वो बड़ी संख्या में छात्रों का निरीक्षण कर सकें। अतः यहाँ ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि निरीक्षण विधि के प्रयोग के समय में कुछ विशेष सावधानियाँ बरती जानी चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक है कि निरीक्षण व्यवस्थित एवं योजनाबद्ध हो।
निरीक्षणकर्ता अपने पास में एक नोटबुक आवश्यक रूप से रखें जिसमें वो आवश्यक तथ्यों को वहाँ पर नोट कर सकें। तीसरे, निरीक्षण करने वाला हमेशा तटस्थ होकर और निष्पक्ष रूप से निरीक्षण करे। छात्र के व्यवहार का अध्ययन उसके स्तर को ध्यान में रख के ही किया जाना चाहिए और निरीक्षणकर्ता अपने कार्य में पूर्णतया दक्ष हो ताकि वह छात्रों के व्यवहार का सूक्ष्म अध्ययन पूरी कुशलता के साथ में कर सके और उसकी उपयुक्त विवेचना कर सके। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं साक्षात्कार विधि की। साक्षात्कार विधि में साक्षात्कारकर्ता और बालक दोनों ही आमने सामने होते हैं। इसमें साक्षात्कारकर्ता बालक से मौखिक या लिखित सूचना प्राप्त कर सकता है। यहाँ पुनः ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर बालक ज़्यादा छोटे हैं तो हम उनसे लिखित में जानकारी नहीं ले सकते। उस कंडीशन में हम उनसे सिर्फ मौखिक जानकारी ही प्राप्त कर सकते हैं। इसमें अधिकांशतः प्रश्न पूछे जाते हैं जिसके उत्तर सामने जिसका अध्ययन किया जा रहा है उनसे लिए जाते हैं या जिनका साक्षात्कार किया जा रहा है उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्राप्त उत्तर से व्यवहार और व्यक्तित्व के बारे में अनुमान लगाया जाता है। साक्षात्कार भी मूल रूप से 2 विधियों में विभक्त किया गया है। पहली है प्रामाणिक और दूसरी अप्रामाणिक। प्रामाणिक साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता विभिन्न प्रकार के प्रश्न जिसका संबंध साक्षात्कार देने वाले से है पहले ही से तैयार कर लेता है और साक्षात्कार के समय क्रम से उन प्रश्नों को पूछता है। दूसरी तरफ अप्रामाणिक विधि में समस्या से संबंधित प्रश्न पहले से तैयार नहीं किए जाते हैं। साक्षात्कार के लिए हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का वार्तालाप है जो 2 व्यक्तियों के बीच में होता है, एक साक्षात्कार लेने वाला और दूसरा साक्षात्कार देने वाला। साक्षात्कार में होने वाले वार्तालाप का एक निश्चित उद्देश्य होता है। ये एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति से संपर्क साधने का माध्यम माना गया है। इसमें एक व्यक्ति अनुभवी तथा प्रशिक्षित होता है जो दूसरे को परामर्श देता है। इस विधि द्वारा उन समस्याओं का भी अध्ययन किया जा सकता है जिन्हें हम आसानी से देख नहीं सकते। फिर विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग के लिए इसे और भी ज़्यादा लचीला बनाया जा सकता है। साक्षात्कारकर्ता अपने विवेक का कुशलतापूर्वक प्रयोग करके साक्षात्कार देने वाले के मन की गहराई तक पहुंच सकता है। फिर कई बार इसमें छात्र की अभिवृत्ति, संवेग, भावना एवं विचार इत्यादि का अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए ये छात्रों के संपूर्ण स्वरूप को समझने में अधिक मददगार साबित होता है। कई बार बीती हुई घटनाओं का इस विधि से अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। इस विधि का उपयोग भी बहुत सरल है और इसके परिणाम जो प्राप्त होते हैं वो ज़्यादा विश्वसनीय और सार्वभौमिक होते हैं। इसमें साक्षात्कारकर्ता को अपने छात्र को विश्वास में लेकर उससे उसके मन की बात, जो भी रहस्यमय बातें या गुप्त बातें उसके मन में हैं, उनका भी पता लगाया जाए और सही समय पर उसका उपचार भी कराया जा सकता है। लेकिन इस विधि की भी कुछ हानियां हैं। एक तो ये आत्मनिष्ठ विधि है, यानी कि इसमें साक्षात्कार लेने वाले और देने वाले दोनों की मान्यताओं तथा धारणाओं का प्रभाव उसके परिणामों पर पड़ता है। दूसरा, इस विधि से शुद्ध और विश्वसनीय नतीजे तभी प्राप्त किए जा सकते हैं जब साक्षात्कारकर्ता पूर्ण प्रशिक्षित एवं योग्य हो। इस विधि द्वारा किसी की व्यक्तिगत भावनाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। कभी कभी साक्षात्कार के वातावरण से छात्र सही उत्तर नहीं दे पाता है। कभी कभी साक्षात्कार के नतीजों की व्याख्या करना बहुत कठिन हो जाता है और कभी साक्षात्कार में कम समय लगता है। ऐसी अवस्था में समस्या के संबंध में समुचित मात्रा एवं सामग्री एकत्रित नहीं की जा सकती है और कई बार साक्षात्कार देने वाला व्यक्ति
अपने विचारों और भावनाओं को सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पाता है, इसलिए परिणाम सही प्राप्त नहीं होते हैं। तीसरी जो मुख्य विधि है वो मनोविश्लेषण विधि कहलाती है। इसका मनोविज्ञान में सबसे ज़्यादा चलन है। इस विधि के अंतर्गत कुछ ऐसी क्रियाएं की जाती हैं जिसके द्वारा व्यक्ति तथा छात्र अपने अंदर छुपी हुई दबी हुई इच्छाओं की किसी भी प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है। ये विधियाँ छात्र के कल्पनाशील उत्तर पर ज़्यादा आधारित होती हैं। इस विधि में बालक अपने सामने रखी हुई वस्तुओं के आधार पर कुछ बातें या तो बतलाता है, लिखता है इत्यादि। बालक के बतलाने पर मनोवैज्ञानिक उसके जीवन संबंधी अनुभवों का अर्थ निकालता है। मनोवैज्ञानिक इस विधियों का प्रयोग बालक के अंदर की भावनाओं को पता लगाने के लिए करते हैं। यह विधि व्यक्ति के संवेगों, अभिप्रेरणाओं, अनुभवों, विचारों आदि का अध्ययन विश्वसनीय ढंग से करने में मदद करती हैं। इसमें जो मुख्य तरीके हैं, एक है, सबसे पहला है उसमें कहानी लेखन। बालक के सामने इस विधि में कुछ चित्र रख दिए जाते हैं। चित्रों को देखकर उसके आधार पर उससे उन चित्रों की मदद से कहानी लिखने के लिए या कहानी बनाने के लिए कहा जाता है और बालक उन चित्रों से प्रेरित होकर के अपनी कहानी का निर्माण करता है। इस परिप्रेक्ष्य में वो अपनी कल्पना, दैनिक जीवन के अनुभव और अपने बारे में बहुत सारी बातें व्यक्त कर देता है। इस विधि की मूल धारणा यह है कि बालक कहानी में स्वयं को व्यक्त करेगा और मनोवैज्ञानिक इस स्पष्टीकरण के आधार पर बालक की विचारधाराओं आदि के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। दूसरी है इसमें खेल प्रविधियाँ। इस विधि में बालक को अलग अलग खेल उपकरण खेलने के लिए दिए जाते हैं। बालक जब उपकरणों से खेलता है तो उसका व्यवस्थित ढंग से निरीक्षण किया जाता है और उसके व्यवहार की जानकारी प्राप्त की जाती है। तीसरा जो इसमें महत्वपूर्ण तरीका है वो है रोशास स्याही धब्बा परीक्षण। इसको रोशास इंक ब्लॉट टेस्ट भी कहा जाता है। रोशार्स ही इस विधि के प्रवर्तक थे, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इस विधि को हम जानते हैं। इसमें 1921 ईस्वी में उन्होंने इस अनोखे परीक्षण विधि का आविष्कार किया था। इस विधि में 10 कार्ड हैं जिसमें 5 काले सफ़ेद तथा शेष 5 अलग अलग रंगों के धब्बे वाले होते हैं। प्रत्येक बालक को कहा जाता है कि वे ध्यान से एक एक कार्ड को देखे, जो कुछ उसे दिखे वो बताए। बालकों द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर शोधकर्ता उनसे कुछ प्रश्न पूछता है तथा बालक को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देता है। अगली विधि है प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि में परीक्षण और प्रयोगों के आधार पर व्यवहार संबंधी निष्कर्ष निकालने पर जोर दिया जाता है। इस विधि की प्रमुख विशेषता इसका वैज्ञानिक ढंग है। इसमें वातावरण पर अधिक से अधिक नियंत्रण रख के छात्रों की मानसिक स्थिति का अध्ययन किया जाता है। इसमें परीक्षण के लिए एक विशिष्ट तत्व चुन लिया जाता है और उसे अन्य संबंधित तत्वों तथा कारकों से अलग कर लिया जाता है जो मानसिक क्रिया तथा व्यवहार पर प्रभाव डाल सके। ये विधि छात्रों की रुचि, अरुचि, थकान आदि के कारकों का अध्ययन करने में मदद करती है। इस विधि से ये भी पता लगाया जा सकता है कि छात्र पर अध्यापक का किस तरह का प्रभाव पड़ता है, छात्र की असफलता का कारण क्या है, किन किन परिस्थितियों में भरपूर लाभ उठाया जा सकता है। इसमें छात्रों के व्यक्तिगत भेद का अध्ययन भी सफलतापूर्वक किया जा सकता है। इस विधि के प्रयोग के कारण ही मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा मिल पाया है। इस दृष्टि से प्रयोगात्मक विधि शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में बालक के व्यवहार, अध्ययन इत्यादि के लिए एक ऐसी विधि का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें पूर्ण नियंत्रित एवं पूर्ण व्यवस्थित परिस्थितियों में उनके व्यवहार एवं क्रियाओं का वस्तुनिष्ठ निरीक्षण करके उपयुक्त निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, जिसके आधार पर कुछ सामान्य सिद्धांत एवं नियमों का प्रतिपादन किया जा सकता है। इस विधि में इसके जो
मुख्य सोपान हैं वो कुछ इस तरह से हैं। प्रयोज्य का चयन, उपकरण तथा सामग्री, समस्या की उचित परिभाषा, उचित निर्देशन, संबंधित विषयों का अध्ययन, प्रयोगात्मक आंकड़ों तथा तथ्यों का संकलन एवं वर्गीकरण, समस्या को प्रभावित करने वाले कारकों का नियंत्रण, प्रयोगात्मक अभिकल्प और निष्कर्ष निकालकर उसकी व्याख्या करना। इस विधि के जो लाभ हैं उनमें इसके कार्य और कारण संबंधों का अध्ययन एक या अधिक नियंत्रित समूह और प्रयोगात्मक समूह की सहायता से आसानी से किया जा सकता है। फिर इस विधि का उपयोग बहुत कुशलता के साथ भी किया जा सकता है। अध्यापक इस विधि द्वारा कुशलतापूर्वक अपने विद्यार्थियों को मानसिक, दृष्टि और भौतिक दशाओं का पता लगाकर सही वातावरण प्रदान कर सकता है। इस विधि से प्राप्त नतीजे ज़्यादा विश्वसनीय और वैध होते हैं और ये ज़्यादा सार्वभौमिक भी होते हैं। इसमें कार्य और कार्य को करने का अध्ययन इस विधि के द्वारा बहुत ज़्यादा शुद्धता से किया जा सकता है, जो कि किसी भी और विधि में संभव नहीं हो पाता है। लेकिन पुनः इस विधि में भी अपने कुछ दोष हैं, कुछ कमियां हैं। इस विधि में नियंत्रित परिस्थितियों और वातावरण में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसलिए कई बार स्वाभाविक व्यवहार और इस प्रकार के नियंत्रित व्यवहार में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। अतः प्रयोगात्मक विधि द्वारा वास्तविक व्यवहार का निरीक्षण और परीक्षण कई बार संभव नहीं हो पाता है। फिर इस विधि का उपयोग करने में परिस्थितियाँ और अवरोधक चरों को उचित रूप से नियंत्रित करना होता है। इस प्रकार के चरों और परिस्थितियों को पूरी तरह से नियंत्रित करना भी संभव नहीं हो पाता। फिर इसका कार्यक्षेत्र भी सीमित है, क्योंकि मनोविज्ञान जैसे बड़े विषय के सभी पहलुओं और समस्याओं के अध्ययन के लिए परीक्षण तथा प्रयोग संपन्न करना संभव नहीं हो पाता। और अंत में इसके उपयोग के संबंध में एक बड़ी कठिनाई धन और समय को लेकर के है, क्योंकि यह विधि ज़्यादा खर्चीली है और इसमें समय भी अधिक लगता है। अतः साधारण परिस्थितियों में शिक्षक या प्रयोगकर्ता द्वारा इसे प्रयोग में लाना कठिन हो जाता है। अब हम बात करते हैं व्यक्तिगत अध्ययन की। ये व्यवहार के अध्ययन की वो विधि है जिसमें किसी एक बालक का व्यक्तिगत रूप से उसके समग्र रूप में उसी के परिवेश में भली भांति अध्ययन किया जाता है, ताकि उसके व्यवहार और व्यक्तित्व के सभी पक्षों का सर्वांग चित्रण और स्पष्टीकरण संभव हो सके। इसे हम केस स्टडी के नाम से भी जानते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इसमें बालक के व्यक्तिगत अध्ययन सामान्य रूप से दो उद्देश्यों के लिए किए जाते हैं। पहला है व्यवहारात्मक समस्याओं के निदान और उपचार हेतु, और दूसरा अधिक अच्छा मार्गदर्शन और परामर्श देने हेतु। इसके जो मुख्य चरण हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। इसमें भी छात्र की समस्या का विवरण, फिर छात्र का विवरण, छात्र के परिवार का विवरण, छात्र की शारीरिक क्षमता का विवरण, छात्र के शैक्षणिक इतिहास का विवरण, उसके सामाजिक विकास संबंधी विवरण, संवेगात्मक विकास का विवरण, छात्रों के शैक्षिक एवं व्यावसायिक योजना संबंधी विवरण, छात्र के विकास संबंधी संस्तुतियाँ और अनुवर्तनीय रिपोर्ट। इसमें जो मुख्य बातें ध्यान रखने की हैं, इसके जो मुख्य गुण हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। व्यक्तिगत अध्ययन में किसी भी बालक के व्यवहार से जुड़ी हुई सभी बातों का उसके संपूर्ण रूप तथा परिवेश में अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार का गहन और गंभीर अध्ययन करने का श्रेय केवल इसी विधि को प्राप्त है। ऐसे अध्ययन से व्यवहार और उसके कारकों की तह तक पहुँच पाना संभव हो पाता है। दूसरे, व्यक्तिगत अध्ययन के द्वारा बहुत सी ऐसी गुप्त बातों और अवचेतन व्यवहार की परतों को कुरेदा जा सकता है, जिसके बारे में किसी और व्यवहार जांच विधि द्वारा सहायता नहीं मिल पाती है। इस विधि के में अध्ययन का क्षेत्र बहुत व्यापक है। बहुत से लोगों तथा विभिन्न तरह के रिकॉर्ड एवं सूचना स्रोतों का इसमें उपयोग करके विश्वसनीय जानकारी एकत्रित की जाती है। इस प्रकार इसके अध्ययन से परिणाम परिश्रम से
तैयार होने के कारण अधिक विश्वसनीय और यथार्थ सिद्ध होते हैं। फिर समस्यात्मक एवं असमायोजित व्यवहार से ग्रस्त बालकों के व्यवहार का अध्ययन करके उन्हें उनके समायोजन में सही सहायता प्रदान करने का कार्य भी इस विधि के द्वारा किया जा सकता है। ऐसे में ये विधि एक सशक्त और सफल भूमिका निभाती है। वहीं इस विधि की भी पुनः कुछ हानियाँ भी हैं। इसमें प्राप्त सूचनाओं तथा सामग्री के आधार पर व्यवहारों के कारण की कई बार सही व्यवस्था और फिर सर्वमान्य नियम स्थापित करने के कार्य में अध्ययनकर्ता को बहुत कठिनाई आती है और हमेशा गलत विश्लेषण की संभावना इसमें बनी रहती है। फिर इस विधि का प्रयोग नियंत्रित या व्यवस्थित परिस्थितियों में असंभव है, अतः इसमें वैज्ञानिकता व प्रामाणिकता का अभाव पाया जाता है। फिर व्यक्तिगत अध्ययन कार्य एवं तकनीकी कार्य है ये, इस सफलता से संपादित करने के लिए एक अच्छे प्रशिक्षक की ज़रूरत महसूस होती है। इसके अभाव में इसका सफल संपादन मुश्किल है। व्यक्तिगत अध्ययन में सूचना स्रोत व्यापक होता है, अतः सारी सूचनाएं संग्रहित करना आसानी से संभव नहीं हो पाता। इस विधि का प्रयोग क्षेत्र भी सीमित है और सूचना संग्रह करने वाले स्रोत तथा साधन की विश्वसनीयता तथा वस्तुगतता हमेशा संदेहास्पद हो सकती है। अपने इन दोष और कमियों के बावजूद भी व्यक्तिगत अध्ययन के महत्व से हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। बालकों को उनके संपूर्ण रूप में जानने तथा समझने और उनके व्यवहार संबंधी आधारभूत कारणों का पता लगाने में इस विधि का कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए इस विधि को बाल अध्ययन में, बाल व्यवहार के अध्ययन में हमेशा ही उपयुक्त स्थान दिया जाता रहा है। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली विधि की। प्रश्नावली विधि का कुछ हिस्सा साक्षात्कार विधि में भी शामिल होता है। प्रश्नावली विधि बड़े व्यक्तियों के लिए या उन बालकों के लिए जो स्कूल जाने लग गए हैं और जो अपने जवाब खुद दे सकते हैं या स्वयं लिख कर के भर सकते हैं, उनके लिए तो ये विधि बहुत अच्छी मानी गई है, क्योंकि इसमें जो अध्ययन करता है वो एक प्रश्नावली बनाता है और उसे जिस परिस्थिति विशेष या वस्तु विशेष के बारे में जानकारी हासिल करनी होती है उससे संबंधित ही वो प्रश्न उसमें तैयार करता है। यहाँ पर इस विधि के दो तरीके माने गए हैं। एक है खुली प्रश्नावली, एक है बंद प्रश्नावली। बंद प्रश्नावली जिसमें प्रश्न के जवाब जो हैं हाँ या ना या एक सीमित दायरे में ही लिए जाते हैं। जैसे 2 पॉइंट स्केल में हाँ या ना, 3 पॉइंट स्केल में हाँ, कभी कभी या कभी नहीं, इस तरह से अलग अलग पॉइंट्स पर इसमें जवाब लिए जाते हैं और जवाब देने वाले को उससे बाहर जा कर के सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा जो इसमें तरीका है वो है खुली प्रश्नावली या ओपन एंड क्वेश्चनर जिसको हम कह सकते हैं। इसमें पूछने वाला व्यक्ति ने प्रश्न तो लिख रखे हैं, लेकिन उनके जवाब व्यक्ति अपनी इच्छा से चाहे जितने लंबे दे सकता है। इस विधि की फिर मुश्किल ये हो जाती है कि सबके जवाब अलग अलग ढंग से आते हैं और उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से या वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण कर पाना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए इस प्रश्नावली की भी अपनी कुछ लाभ कुछ हानियाँ हम देख रहे हैं। और सबसे अंत में अब हम बात करेंगे उपचारात्मक विधि की। उपचारात्मक विधि भी एक तरह से व्यक्तिगत अध्ययन के अंतर्गत हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी परेशानी विशेष के संदर्भ में ही बालक के बारे में जानकारियाँ हासिल की जाती है। उसको स्वयं को देख करके, ऑब्ज़र्व करके, उसका निरीक्षण करके या उसके परिजनों से, उसके माता पिता, उसके गुरुजन, उसके पास पड़ोसी, भाई बहन इत्यादि उससे जुड़े हुए सभी लोगों से विभिन्न जानकारियाँ हासिल की जाती है और उन्हीं प्राप्त जानकारियों के आधार पर संबंधित परेशानी का उपचार इसमें देने की कोशिश अध्ययनकर्ता द्वारा की जाती है।
इस तरह से हम विभिन्न विधियों की हमने बात की है। हर विधि की हम देख रहे हैं, इसमें अपनी सीमाएं हैं और इन विधियों का प्रयोग करने के अगर कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ इनके नुकसान भी हम देख रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक बालक की अपनी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ही अध्ययनकर्ता को अपने लिए उपयुक्त विधि का चुनाव करना चाहिए और उसी के अनुरूप उसके बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। धन्यवाद।